कल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने खुद एफबीआर जाकर अपना जवाब जमा करवाया। बैरून मुल्क जायदादों और टैक्स मामला से मुतालिक दस्तावेजात भी पेश की, जिसके बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उनकी पेशी और बयान से मुतालिक खबरें भी चली। और आज सरीना ईसा ने खुद एफबीआर में जमा कराई गई दस्तावेजात और अपना जवाब मीडिया को रिलीज कर दिया है, जिसके आगाज में उन्होंने अपना बयान भी शामिल किया है। सरीना ईसा के बयान के मुताबिक उन्हें मुसलसल झूठे प्रोपेगेंडे का सामना है, मुसलसल हिरासा किया जा रहा है और तजलील की जा रही है। ये कहा गया कि मैं 25 जून को भेजे गए एफबीआर के नोटिस वसूल नहीं कर रही थी। 25 जून वो दिन था जब मैंने अपने वालिद को खो दिया था, लेकिन इस बात को जवाब बनाकर मेरे घर के बाहर नोटिस लगाए गए ताकि मेरे घर के मुलाजमीन और पड़ोसियों के सामने मेरी तजलील की जाए। इसके बाद मैं 9 जुलाई को एफबीआर में अपना जवाब जमा कराने गई। एफबीआर बिल्डिंग के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग की गई और बाद में कहा गया कि मैं लाठी का सहारा लेकर तेज चल रही थी। ये तासुर देने की कोशिश की गई कि मैं दिखावा कर रही हूँ, इसलिए अब मुझे अपनी एक्सरेज जारी करनी पड़ेंगी, जिसके मुताबिक मेरे पाँव की टूटी हुई और हड्डी पर प्लेट्स लगी हुई हैं, ताकि इन लोगों के प्रोपेगेंडे की नफी हो सके। मुझे इन हथकंडों से तकलीफ हुई। मीडिया पर वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं जो मैंने नहीं की, इसलिए मैं मजबूर हूँ कि अपना जवाब जारी कर दूँ। मैं एफबीआर में जमा कराया गया अपना जवाब जारी कर रही हूँ। सरीना ईसा ने एफबीआर में जो जवाब दाखिल कराया उसमें उन्होंने एफबीआर के रवैये पर भी सवालात उठाए। उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि 3 लिफाफे जिनके मंदरजात बिल्कुल वाज़ेह थे, उन्हें मेरे शौहर जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरकारी घर के गेट पर लगा दिया गया। उनमें से एक लिफाफा मेरे नाम पर था, दूसरा मेरे बेटे और तीसरा मेरी बेटी के नाम पर था। मेरा बेटा लंदन में रहता है, मेरी बेटी भी अपने बच्चों के साथ अलग रिहाइश पजीर है। सरीना ईसा ने एफबीआर के अफसर को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आप मेरे बच्चों के नाम पर कुछ लिखना चाहते हैं तो बिला वास्ता उन्हें लिखें। सरीना ईसा ने इनलैंड रेवेन्यू के कमिश्नर को मुखातिब करते हुए मजीद कहा कि आपने लिखा है कि मुझे नोटिस 25 जून को भेजा गया, लेकिन मुझे उस दिन नोटिस मौसूल नहीं हुआ। 25 जून को मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और मेरे वालिद साहब गुज़िश्ता साल के आगाज़ से हमारे साथ रिहाइश पजीर थे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज की बीवी की हैसियत से किसी खास रियायत या बर्ताव रखने का दावा नहीं कर रही, लेकिन मैंने ये उम्मीद ज़रूर की थी कि मेरे साथ इंसानों जैसा सलूक किया जाएगा और उस दिन मुझे टारगेट नहीं किया जाएगा जिस दिन मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था। आपकी तरफ से खुलेआम इन नोटिस के प्रचार ने मुझे ये महसूस कराया कि जैसे मैं एक मुजरिम हूँ। सबने ये नोटिस देखे, मुझे घर से बाहर निकलने में शर्म आती है, लेकिन जब रवा साल मैं एफबीआर गई थी तो मुझे बताया गया कि हुक्म ऊपर से आया है। मिस्टर इमरान खान और उनके हवारियों ने मेरे शौहर के साथ स्कोर सेटल करने के लिए मई 2019 से मुझे और मेरे बच्चों को निशाना बनाया हुआ है। सरीना ईसा ने अपने जवाब में मजीद कहा कि मैं एक टीवी प्रोग्राम पर देख रही थी जिसमें एक टैक्स के माहिर कह रहे थे कि एक खास मुद्दत के बाद एफबीआर सवाल नहीं कर सकता। ये बहुत टेक्निकल था, लेकिन मुझे याद है कि टैक्स के माहिर ने कहा था कि 5 साल के बाद एफबीआर सवाल नहीं पूछ सकता। मौजूदा हालात में मैं टैक्स से मुताल्लिक मशवरा नहीं ले सकती। एक सीनियर अफसर की हैसियत से ये आपकी ड्यूटी है कि आप टैक्स दहंदगान की मदद करें। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या जो मैंने टीवी पर सुना वो दुरुस्त है? सरीना ईसा ने मजीद कहा कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आपने मुझे 2018 के टैक्स मामला से मुताल्लिक नोटिस क्यों भेजा, जबकि जिस जायदाद का आपने जिक्र किया है उसमें से एक 2004 में खरीदी गई, जबकि बाकी 2 2013 में खरीदी गई। मुझे इसकी मंतक समझ नहीं आई। सरीना ईसा ने मजीद कहा कि मैं अपने उठाए गए सवालात के जवाबात का इंतजार कर सकती थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मिस्टर इमरान खान के हवारी टीवी पर आकर दोबारा अपना झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे और कहेंगे कि मैं जवाब नहीं दे रही। इसलिए मैं आपको इन तमाम मालूमात से मुताल्लिक जवाब दे रही हूँ जो मुझे याद हैं और मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन इस बात को जहन नशीन करना चाहिए कि अगर मैं जवाब दे रही हूँ तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैंने सवाल पूछने के एफबीआर के अख्तियार को तस्लीम कर लिया है जो कानून के मुताबिक उन्हें हासिल नहीं है। फिर इसके साथ ही उन्होंने आज रिलीज़ कर दिया है अपने जवाब में 2018 और 2019 के टैक्स रिटर्न्स, वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम एंड एसेट रिटर्न्स जो स्टेटमेंट है वो भी, साथ ही यूबीएल के जारी करदा सर्टिफिकेट और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का बैंक का फॉरेन करेंसी जो अकाउंट है वो भी, और जिसमें उन्होंने मनी ट्रेल बताया है कि कैसे पैसे बरतानिया मुंतकिल किए गए ऑफिशियल ज़राए से। अशफाक तोला साहब माहिर टैक्स उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। तोला साहब, आपने ये डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, क्या आपकी राय है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहजेब। ये जो रिटर्न मैडम के फ़ाइल किए हैं जो मैंने भी देखे हैं मीडिया के तवस्सुत से, तो मेरी आजिज़ राय यही कहती है, जो मेरा डे 1 से एक इस्टेब्लिश्ड जो एक ओपिनियन था कि ये अब इंडिपेंडेंटली बिटवीन मैडम एंड द स्टेट बात हो गई है। और मैं ये समझता हूँ, मेरा ख़्याल है अब मेरी आजिज़ राय ये कहती है कि जज साहब इस केस से बिल्कुल अब हट गए और ये मैडम और
मेरा ख्याल है स्टेट के दरमियान अब ये मामला रह गया है। अच्छा तो सब और ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत हो रहा है, तो अब ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा? अगर बतौर इंडिपेंडेंट खातून और जज साहब बिल्कुल अलग हो गए इस मामले से, तो आगे कैसे बढ़ेंगी ये तहकीकात कानून के मुताबिक? देखिए, मैं ये समझता हूँ, और अगेन मैं आपको कहता हूँ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एफबीआर को इनको फोर्स कर सकते हैं सेक्शन 114 और 116 में कि आप अपने रिटर्न जमा कराएं, ये कमिश्नर के पास पावर होते हैं। तो बेहतर ये होता, अब उन्होंने 176 का नोटिस दिया है जो कि एक लीगल कोर्ट्स में एक ठीक नोटिस है। अगर ये करते तो ज़्यादा बेहतर होता, उनको 4 साल के रिटर्न जमा कराने पड़ते और वो रिटर्न के हिसाब से 13 के रिटर्न अगर एफबीआर के आर्काइव में या हिस्ट्री में पड़े हुए हैं तो वहाँ से इनको इस्टेब्लिश करने में शायद आसानी हो जाती कि इनकी जो फ्लो ऑफ एसेट्स है, ओपनिंग और क्लोजिंग और ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकम है और जो एक्सपेंसेस हैं, उनके बाद जो इनकी इंक्रीमेंटल वेल्थ है वो क्या बनती है। तो वो एक सोर्स हो सकता था, मगर मेरा ख्याल है जो मैं ये देख रहा हूँ मेरे बादियों नज़र में अब ये लग रहा है मुझे कि ये चैप्टर यहाँ पर ये क्लोज़ हो रहा है। अब एफबीआर की बारी है कि एफबीआर इस पे क्या अपने व्यूज़ देता है, उनसे क्या इंक्वायर करने की कोशिश करता है। बिकॉज कि जो उन्होंने जो मनी ट्रेल की बात की थी और ये जो मैडम का जो व्यू पॉइंट है कि मनी ट्रेल कानून में कहाँ लिखी हुई है, मेरे हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट के शॉर्ट ऑर्डर में कहा गया है कि जी आप जाएंगी, आप उनसे ताउन करेंगी और आप अपना मनी ट्रेल दिखाएंगी। तो उस वजह से मेरा ख्याल है वो पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है ये अब कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की एक सर्टिफिकेट उन्होंने दे दी है कि 2003 से लेके 2019 तक के या 18 तक के उन्होंने एक स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट दे दी है कि कोई काफ़ी हैंडसम अमाउंट पाउंड्स के आए हैं और गए हैं। तो मेरा ख्याल है इसके बाद मनी ट्रेल अब ये हद तक इतने किस हद तक जाना चाह रहे हैं एफबीआर, ये भी हमें देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि 111(2) में जो एक अमेंडमेंट जिसका जिक्र बार बार मेरा ख्याल है चैनल्स पे आता रहा, वो ये है कि अगर आपने कोई बाहर कोई असासा ख़रीदा है बाहर की सोर्स ऑफ इनकम से, तो आप पे लाजिम था कि आप डिस्क्लोज़ करते और बहुत पीछे तक ये जा सकते थे कानूनन। मगर अगर वो बाहर के रिसोर्स से नहीं, और जैसे मैडम की ये सर्टिफिकेट है उसमें ये डेबिट और क्रेडिट दोनों दिखा रहे हैं कि जी इतने पैसे आए इनके अकाउंट में और इतने पैसे गए, और अगर वो टाई अप हो जाते हैं उस एसेट से तो मेरा ख्याल है फिर, या सब्सटेंशियली इवन टाई अप हो जाते हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी मैडम ने मेरा ख्याल है अब तो दिखा दिए हैं कि ये रजिस्टर है, ये सिटी ऑफ लंदन की, ये वहाँ से हमने पे किए हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं। मेरा ख्याल है जो डॉक्यूमेंट मेरे सामने मीडिया की तरफ से आए वो मुझे इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि ताहत एक मेरा ख्याल है मनी ट्रेल, एक सॉर्ट ऑफ अ मनी ट्रेल उन्होंने दे दी है। बहुत शुक्रिया, अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे। माही टैक्स मूल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी को 120 दिन हो गए हैं। 28 फरवरी को उन्हें नैब ने तलबी का नोटिस जारी किया। वो 5 मार्च को पेश हो गए, फिर उन्हें 12 मार्च को तलब किया, वो पेश हुए, मगर नैब ने उन्हें शिकायत की तस्दीक के मरहले में ही गिरफ्तार कर लिया। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट में गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए दरख्वास्त की गई, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि नैब ने शिकायत की तस्दीक के मरहले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि वो नैब के सामने पेश हो रहे थे, उन्हें लाहौर ऑफिस में तलब किया गया और उसी दिन इस्लामाबाद से उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए। इसलिए मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया जाए। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त सुनी और ये दरख्वास्त 7 अप्रैल को मुस्तरद कर दी गई। इसी दौरान मीर शकील उर रहमान के भाई की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने इसी अदालत से दरख्वास्त की कि उनके एक ही भाई हैं मीर जावेद उर रहमान, जो बीमार हैं, कैंसर है, वेंटिलेटर पर हैं, वालदा बूढ़ी हैं, इसलिए अस्पताल जाने की इजाज़त दी जाए क्योंकि वेंटिलेटर से मुतालिक फ़ैसला करना है। मगर जजेस की जानिब से कहा गया कि वेंटिलेटर से मुतालिक फ़ैसला ख़ानदान का कोई भी शख्स कर सकता है और इस 2 रुकनी बेंच ने 31 मार्च को ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर मीर शकील उर रहमान के भाई का इंतकाल हो गया, वो नमाज जनाजा में शरीक हुए और फिर जब 28 अप्रैल को एहतसाब अदालत ने मीर शकील उर रहमान को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू किया गया, मगर लाहौर हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त ज़मानत बार बार इल्तवा का शिकार होती रही और फिर बेंच बदलते रहे। मीर शकील उर रहमान के जुडिशल रिमांड पर जाने के बाद पहली बार उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर 12 मई को समाअत हुई और लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब करते हुए
समाअत 28 मई तक के लिए मुलतवी कर दी, मगर इस दौरान 2 रुकनी बेंच तहरीर हो गया और केस की समाअत करने वाले बेंच की 28 मई की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी गई और फिर नया बेंच तश्कील दे दिया गया जिसमें जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर शामिल थे। नए बेंच के सामने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त से जमानत समाअत के लिए 11 जून को फिक्स हुई, मगर इस तारीख को भी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी क्योंकि समाअत की तारीख से 5 दिन पहले यानी 6 जून को बेंच के रुकन जस्टिस फारूक हैदर 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले गए और फिर दरख्वास्त की समाअत के लिए 17 जून की तारीख मिली। 17 जून की समाअत के दौरान जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि हमें आज ही फाइल मिली है, पढ़े बगैर किस तरह सुन सकते हैं, इस केस को पीर को सुनेंगे और फिर केस की समाअत 22 जून तक मुलतवी कर दी गई। उसके बाद एक बार फिर बेंच तब्दील हो गया, फिर 22 जून को समाअत हुई जो जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच ने की और कहा गया कि नैब ने अपने जवाब की 2 कॉपियां क्यों जमा नहीं कराई। उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में 4 कॉपियां फराहम की थी, जिस पर जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा कि अदालत के सामने नैब के जवाब की सिर्फ 1 कॉपी मौजूद है, जिसके बाद मजीद कार्रवाई 7 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। फिर बेंच तब्दील हो गया और 7 जुलाई को जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच के सामने दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर हुई। ये वही बेंच था जिसने इससे पहले मीर शकील उर रहमान की जानिब से दायर की गई जमानत की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी और फिर जब 7 और 8 जुलाई को 2 दिन तक दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई तो जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच ने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत फिर मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के इसी बेंच के सामने एक और दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के केस में मीर शकील उर रहमान के साथ उनकी अहलिया और बच्चों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नैब शरीक मुल्जिमान के खिलाफ मुनासिब एक्शन लेने में नाकाम रहा जिससे ट्रायल में मीर शकील उर रहमान को फायदा होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त पर चेयरमैन नैब और दीगर से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। 34 साल पहले यानी 1986 में मीर शकील उर रहमान के बच्चों मीर इब्राहिम की उम्र 8 साल, आयशा रहमान की उम्र 6 साल, आसमा रहमान की उम्र 4 साल और मीर इस्माइल की उम्र 1 साल थी, मगर अब लाहौर हाई कोर्ट ने नैब से जवाब तलब किया है और नैब का तरीक़ाकार यह है कि वो गिरफ्तार करके तहकीकात करता है। इस हवाले से बात करेंगे, माहिर कानून हामिद खान हमारे साथ मौजूद है। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया। साहब आप समझते हैं जमानत के हवाले से सख्त फैसला है, लीनियंट व्यू लिया जा सकता था, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ये जो फाइंडिंग होती है ये सरेदश्त होती है जिसको हम कहते हैं कि प्राइमा फेसी अंग्रेजी में कि ये कहते हैं कि जो कुछ मटीरियल है उससे ये नज़र आता है कि इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, ये करप्शन हुई है। तो ये जो भी उन्होंने अपना नतीजा अखज़ किया है वो कोई हतमी नतीजा नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त बेल की हद तक, बेल देने की हद तक उन्होंने मटीरियल को एग्जामिन करके ये अपना फ़ैसला दिया है। मतलब और 120 दिन बाद ज़मानत के फ़ैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत सख्त व्यू लिया है इन्होंने, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन ये तो एक बहुत लार्जर प्रोपोजिशन है कि ये 1999 में कानून आया है नैब का और उसका इतलाक़ जो है 1 जनवरी 1985 से कर दिया है। तो आम तौर पे दुनिया में कहीं पर भी, और ये सारी दुनिया में एक इस्टेब्लिश नॉर्म है कि एस पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं बनाए जाते, यानी आप उन चीज़ों को क्रिमिनल क्राइम डिक्लेयर नहीं कर सकते जो कि जब उन कमिट की जाती है उस वक्त वो क्राइम नहीं थी। अब ये तो एक बुनियादी बात है, लेकिन जिन ज़माने में ये कानून लाया गया वो मिलिट्री रजीम थी, फिर जब उसको आप होल्ड किया गया उस वक्त भी आप समझिए कि मिलिट्री रजीम ही थी। 2001 की बात है। वो इसलिए वो जजमेंट जो है मेरे नज़दीक उस जजमेंट को एक दफ़ा रिविज़िट होना चाहिए और इस लाइट में रिविज़िट होना चाहिए। क्या आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बना सकते हैं? क्या एक क्रिमिनल लॉ जो आप बनाते हैं 99 में, इसके इतलाक़ 1985 से कर सकते हैं कि नहीं? तो ये एक यूनिवर्सल एक असूल है, आइनी असूल है कि आप कोई कानून बिलखसूस अगर वो क्रिमिनल लॉ है उसको आप पिछली तारीख से या रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो सूरत हाल है उस्फंदियार वली खां वाले केस को सामने रखते हुए जब ये मामला लाया गया था उस वक्त इरशाद हसन खान साहब चीफ जस्टिस थे और जैसे हम सब जानते हैं उन्होंने उस वक्त के पीसीओ का ओथ लिया हुआ था, तो उनसे कोई बेहतर फ़ैसले की हम उस बेंच से तवक्को नहीं रखते। मैं समझता हूँ कि अब इसको एक दफ़ा रिविज़िट होना चाहिए।
बस साथ में बताइएगा कि ये अब एक और पिटीशन जाती है अहलिया और बच्चों के हवाले से, बच्चे 1 से 8 साल के थे, उस पर भी नोटिस जारी कर दिया जाता है। नैब का तो तरीक़ेकार पता है कि वो तो तहकीकात ही गिरफ्तार करके करता है, इस हवाले से क्या कहिएगा? देखिए वो तो खैर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स हो गई। मैं समझता हूँ कि जो ये तो वैसे क्रिमिनल लॉ का असूल भी है, जो नाबालिग थे उनके ख़िलाफ़ तो आप क्रिमिनल चार्जेस ला भी नहीं सकते। जो उस वक्त जबकि आप चार्जेस ला रहे हैं वो नाबालिग थे और माइनर्स थे, तो उस वक्त के चार्जेस तो नहीं लाए जा सकते। बहरहाल मेरा ख्याल है कि अदालत को इस चीज़ का एहसास, इस चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे कि रहता अदालत को बहरहाल इसका ख्याल करना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अब से कुछ देर पहले बयान जारी किया है, ह्यूमन राइट्स वॉच ने, और कहा है कि मीर शकील उर रहमान की फैमिली को हिरासां करने का सिलसिला बंद किया जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मीर शकील उर रहमान के खिलाफ सियासी तौर पर लगाए गए इल्ज़ामात को ख़त्म किया जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से ये बात की जा रही है। हामिद खान साहब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रहे हैं, उनकी तरफ से भी आपने गुफ्तगू सुनी कि एक सख्त व्यू लिया गया, सख्त फैसला किया गया, हिस्टोरिकली क्या इस वक्त मसले हैं। और फिर बच्चे जो उस वक्त नाबालिग थे, 1 से 8 साल जिनकी उम्र थी, उनको भी हवाले से नोटिस जारी किया गया है। नैब का तरीक़ाकार, चेयरमैन नैब का तरीक़ाकार जो रहा है मुख्तलिफ गिरफ्तारियों के हवाले से, वो सबके सामने है। इंक्वायरी की जो कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज है उस पर गिरफ्तार किया गया। खुद मीर शकील उर रहमान के वकील ने कहा कि उनके 20 साल करियर में इस किस्म का केस नहीं देखा गया है। और क्या हुआ कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और उसी दिन कैसे इस्लामाबाद से चेयरमैन नैब ने ऑर्डर भी गिरफ्तारी का भेज दिया। ये सारा का सारा मामला हुआ और ह्यूमन राइट्स वॉच ने अब से कुछ देर पहले बयान जारी किया है कि मीर शकील उर रहमान की फैमिली को हिरासां करने का सिलसिला बंद किया जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मीर शकील उर रहमान के खिलाफ सियासी तौर पर लगाए गए इल्ज़ामात को ख़त्म किया जाए। देखते हैं ये मामला किस हद तक अब आगे बढ़ता है, किस तरफ चलता है। 120 से ज़ायद दिन मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार हुए हो गए। इजाज़त, अल्लाह।